हमने अपने लास्ट टॉपिक में स्ट्रेस स्ट्रेन को काफ़ी डिटेल में देखा, जिसमें हमने इलास्टिक मॉड्यूलस को सीखा। इसके अलावा हमने यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस को सीखा। इसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिलेट करता है, दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बेसिकली हमारे पास यही है कि अगर हम किसी भी बॉडी पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो बॉडी की अपनी शेप को चेंज करती है। यानी कि स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब स्ट्रेन हमारे पास क्या था, इट इज़ द रेशियो ऑफ ओरिजिनल लेंथ टू द हमारे पास चेंज इन लेंथ, या हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, या चेंज इन हमारे पास फेस टू द फिक्स्ड फेस के हमारे पास जो रेशियोज थी वो हमारे पास स्ट्रेन कहला रहा था। अब स्ट्रेन और स्ट्रेस का ताल्लुक हमने सबसे पहले हुक्स लॉ में पढ़ा था। ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी तक के लिए आप ये सीख लें कि हमारे पास जो इसमें के है वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट हमारे पास क्या है कि वेयर के इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इज़ नोन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कि हम इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। हुक्स लॉ इज एन एम्पिरिकल लॉ एंड इज फाउंड टू बी वैलिड फॉर द मोस्ट ऑफ मटेरियल्स। यानी कि हमारे पास मैक्सिमम मटेरियल्स में ये चीज़ वैलिड होती है कि अगर हम किसी भी मटेरियल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएं तो वो अपनी शेप को चेंज करेगा। और इसके अलावा हमारे पास कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को फॉलो नहीं कर रहे होते, लेकिन जो मटेरियल्स इस रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे होते हैं बेसिकली हमने उसको इस टॉपिक में अब पढ़ना है। यानी कि हम देखेंगे कि बेसिकली स्ट्रेस का और स्ट्रेन का आपस में क्या रिलेशन है, और इस रिलेशन को हम ग्राफिकली स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आप इजीली इस ग्राफ को समझ सकते हैं कि ये ग्राफ हमारे पास स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है, जिसमें हमारे पास जो स्ट्रेस है वो वाई एक्सिस पे, जबकि हमारे पास जो स्ट्रेन है वो एक्स एक्सिस पे शो हो रहा है। यानी कि अगर मैं इस ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट ओ देखूं और इसको स्टार्ट करके ए तक जाते हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो एक लीनियर ग्राफ है, और यहाँ तक के पॉइंट को हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी कहते हैं, कि अगर हम किसी मटेरियल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएं, कुछ ना कुछ स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो पॉइंट ए तक इनिशियली पहुँचता है। जब वो इनिशियली पॉइंट ए तक पहुँचता है और वहाँ पे हम उस स्ट्रेस को यानी कि उस फोर्स को रिमूव कर दे तो वो वापस हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा, यानी कि ओ वाली स्टेज पर आ जाएगा। एंड उसके बाद अगर हम उससे ज़्यादा फोर्स लगाएं, उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें तो वो ए से पॉइंट बी तक जाता है, और वो हमारा जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली लीनियर यानी कि प्रोपोर्शनल नहीं है, और ये हमारे पास यील्ड पॉइंट कहलाता है। यहाँ से हमारे पास जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो हमारे पास चांसेस होते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो अपनी इनिशियल पोजीशन को या इनिशियल शेप को अचीव कर ले। लेकिन अगर आप पॉइंट बी से थोड़ा सा भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर एक ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा शेप चेंज होगी। आप देख सकते हैं बी से सी का जो ग्राफ है वो बिल्कुल भी लीनियर नहीं है। हमने ज़रा सा स्ट्रेस लगाया और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, और पॉइंट सी पे हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है, कि यहाँ पे हमारे पास ना इसको प्लास्टिसिटी भी कहते हैं, यानी कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, कि हमारी जो शेप है वो वापस नहीं आ सकती, अपने पॉइंट ओ तक अगेन नहीं आ सकती अगर हमने इतनी ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स लगा दी है और हमारे पास जो स्ट्रेन है वो सी पॉइंट तक पहुंच गया। लेकिन सी के बाद हम अगर ज़रा सी भी फोर्स लगाएं, जिसको हम नेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो बॉडी है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो परमानेंटली डी शेप हो जाएगा। अब वो परमानेंटली जब डी शेप हो जाएगा तो वो हमारे पास ना सिर्फ अपनी ओ पोजीशन तक आ सकेगा, बल्कि हमारे पास उसकी शेप बिल्कुल अपनी प्रीवियस पोजीशन से चेंज हो जाएगी। तो ये हमने देखा स्ट्रेस का और स्ट्रेन का आपस में रिलेशनशिप, जिसको हमने ग्राफिकली सीखा कि बेसिकली इसमें यील्ड पॉइंट क्या होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है, और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। अब इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू स्ट्रेस को फाइंड आउट करते हैं। आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 16.1, a force of 500 Newton is applied to one end of the cylindrical steel rod of a diameter 50 centimeter. What is the tensile stress? कि आपके पास फोर्स है 500 न्यूटन की, और इसके अलावा आपके पास स्टील रॉड डायमीटर है 50 सेंटीमीटर का, तो आपने वो कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेस इसमें कितना होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो इनिशियली फोर्स गिवन है वो है 500 न्यूटन की, और डायमीटर आपके पास है 50 सेंटीमीटर का। आपने इसमें टेंसाइल स्ट्रेस को फाइंड करना है, और स्ट्रेस जो होता है हमारे पास वो आपको याद होगा वो क्या था। स्ट्रेस जो होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और आपके पास अगर एक सिलेंड्रिकल वो है डायमीटर उसका गिवन है तो आप उसका एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर जो है वो मेरे पास रेडियस है, और रेडियस और डायमीटर के अंदर रिलेशन है आर इज इक्वल टू डी बाई टू, यानी कि अगर मैं डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दूं
तो वो मेरे पास रेडियस बन जाता है। तो आए इसके अंदर एरिया के अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट इन करते हैं। a इज़ इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 ही होगी, जबकि r जो है वो मेरे पास 25 हो जाएगा, सेंटीमीटर है, तो मैं इसकी जगह 10 की पावर -2 लिख देता हूँ, वो मेरे पास मीटर हो जाएगा, और इसके ऊपर होल का स्क्वायर है, ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर आ गया। अब मैं स्ट्रेस का फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। स्ट्रेस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स है मेरे पास 500, जबकि एरिया है मेरे पास पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर को जब ये मीटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो इसको 100 से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, 100 से डिवाइड करने का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 500 न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं 3.14, यानी कि पाई की वैल्यू, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 25 इंटू 10⁻⁻² के स्क्वायर से। ठीक है, और जब हम इसको इक्वल टू प्रेस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2547। और आपको पता है जो हमारे पास स्ट्रेस है 2547, और आपको पता है कि जो हमारा पास जो स्ट्रेस है इसके यूनिट्स होंगे हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यूँ आपने देखा कि अगर आपके पास फोर्स और इसके अलावा एरिया गिवन हो तो आप इजीली इसमें स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारा इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व को देखा, स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस कर्व को देखा, और हमने देखा कि कैसे हमारे पास बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने से बॉडी अपनी शेप को चेंज करती है, और किस पॉइंट से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को अचीव कर सकती है, या किस पॉइंट पर जाके वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक नहीं आ सकती, या उसके बाद उसका फ्रैक्चर पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।